अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने वर्क टॉपिक को ख़त्म कर दिया था। अब मैं वर्क टॉपिक से रिलेटेड 3 और वीडियोस बनाऊँगा। ये जो वीडियो है जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ये MCQs के हवाले से है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर करूँ, 30 प्लस MCQs कवर करूँ। फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें वर्ड से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं कराऊँगा। फिर अगला वीडियो में वर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊँगा। तो शुरू करते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ MCQs तो बहुत ज़्यादा है। MCQs का तो कोई शुमार है हिसाब किताब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 25 प्लस MCQs जो है वो कवर कर सकूँ। तो अब हम शुरू करते हैं वर्ड से रिलेटेड जो MCQs है वो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है वो ये है, पहला MCQs ये है कि वर्क इज़ डन ओनली व्हेन ऑप्शन ए फोर्स एक्ट्स, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट्स मूव्स रैंडमली, ऑप्शन सी फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट और ऑप्शन डी मास चेंजेस। पहले MCQs का मतलब यह है कि फोर्स कब होगा, यानी फोर्स कब होगा, जब वर्क कब होगा। वर्क तब होगा जब हम फोर्स लगाए या जब बॉडी मूव करे, या ऑप्शन सी जब फोर्स भी लगे और बॉडी मूव भी करे, या मास चेंज हो जाए। देखिए लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि वर्क तब होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस जो है वो लिया हुआ है। इस अर्थ सरफेस के ऊपर ये एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। ये एक पर्सन है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद फिर ये बॉक्स फोर्स की डायरेक्शन में चला गया। उन्होंने कुछ फासला जो है वो भी कवर कर दिया। अब फोर्स को भी उठाए, फोर्स को भी मैंने उठाया, फोर्स जो है उनको भी उठाए और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए। इनको ज़रब करे तो फिर इसको हम वर्क बोलते हैं। या फोर्स को भी उठाए, डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, इनको ज़रब करे। ज़रब करने से जो एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हमें मिलेगी उसको हम वर्क नाम देंगे। या वर्क तब होगा जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं, फिर वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला कवर करे। या फोर्स ज़रूरी नहीं, फोर्स का एक कोई भी कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट हो जिसकी एलांग बॉडी मूव करे, कुछ फासला कवर करे, तो फिर हम यूँ कहेंगे कि इस पर्सन ने वर्क किया हुआ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस फोर्स ने वर्क किया हुआ है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस बॉडी पर वर्क हुआ है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस केस के अंदर जो है वर्क हुआ है। या फोर्स को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब हम वर्क को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लें, स्केलर प्रोडक्ट ले लें, तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FD cos ऑफ थीटा। ये वर्क का फार्मूला है, ये मैं हर MCQs में जो है कराऊंगा। यानी वर्क कब होगा, जब फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव भी करे, फासला भी कवर करे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो है फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, ये सही है। MCQs नंबर 1 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। MCQs नंबर 2 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 2 ये है कि ए मैन पुशेज ए वॉल बट इट डज नॉट मूव, द वर्क डन इज ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव और ऑप्शन सी जो है वो 0 है और ऑप्शन डी इनफाइनाइट। MCQs नंबर 2 का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, वो वॉल को पुश करता है, यानी वॉल पर फोर्स लगाता है। वॉल पर फोर्स तो लगाता है लेकिन वो जो वॉल है वो फोर्स की डायरेक्शन में जाता नहीं। जब वो वॉल फोर्स की डायरेक्शन में जाता नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है। तो लास्ट टाइम वर्क के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वर्क 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वर्क फोर्स पर डिपेंड करता है, वर्क का फोर्स पर डिपेंड करता है, और दूसरा वर्क का डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और तीसरा वर्क कास थीटा पर डिपेंड करता है। अब अगर फोर्स 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट भी, वर्क भी 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क भी 0 होगा। अगर कास थीटा 0 हो तो वर्क भी जो है 0 होगा।
लेकिन इस केस में क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो फिर वर्क भी ज़ीरो होगा। वर्क तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर करता है, डिस्प्लेसमेंट पर करता है और कास थीटा पर करता है। लेकिन क्योंकि इस केस में फोर्स तो मौजूद है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर इस केस में जो वर्क है वो भी ज़ीरो होगा, वर्क भी ज़ीरो होगा। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ज़ीरो वर्क का वो सही है। यानी MCQ नंबर 2 में ऑप्शन नंबर सी ज़ीरो वर्क सही है। इसका मतलब ये है कि जो मैन जो वाल को पुश करता है, ठीक है फोर्स तो लगाता है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है, ज़ीरो है। तो फिर इस वजह से ये पर्सन यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर रहा। MCQ नंबर 3 को देखें। MCQ नंबर 3 में ये बोला गया है, विच क्वांटिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी टेम्परेचर और ऑप्शन डी डेंसिटी। इस MCQs का मतलब ये है कि वर्क जो है वो कौन से क्वांटिटी है जो वर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, लीनियर रिलेशनशिप में है। देखिए यानी वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैंने डिटेल के साथ जो है वो बताया है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर फिर बताऊँगा, यहाँ पर डिपेंड आप लोग लिखे कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इस फार्मूले में आप देख सकते हैं वर्क फोर्स पर डिपेंड करता है, वर्क फोर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन कैसे करता है? ऐसे करता है कि जब हम फोर्स को ज़्यादा करेंगे तो फिर वर्क भी ज़्यादा होगा, जब हम फोर्स को कम करेंगे तो फिर वर्क भी कम होगा, जब हम फोर्स को ज़ीरो करेंगे तो वर्क भी ज़ीरो होगा, फोर्स को डबल करेंगे तो वर्क भी डबल होगा। मतलब ये है कि वर्क और फोर्स का आपस में लीनियर या डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। इसी तरह जो है वर्क का डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। वर्क का डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्ट या लीनियर रिलेशनशिप में है। जब हम डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा करेंगे वर्क ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे वर्क कम होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो वर्क ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट डबल करेंगे वर्क भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वर्क फोर्स के साथ भी और डिस्प्लेसमेंट के साथ दोनों के साथ जो है वो डायरेक्ट या लीनियर रिलेशनशिप में है। इसी तरह जो है वर्क एक और चीज़ पर भी डिपेंड करता है, कास थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो कास थीटा पर भी वर्क का लीनियर या डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। जब हम कास थीटा को ज़्यादा करेंगे वर्क ज़्यादा होगा, कास थीटा को कम करेंगे वर्क कम होगा। कास थीटा ज़ीरो वर्क जो है ज़ीरो, कास थीटा जब हम डबल करेंगे तो वर्क भी डबल हो जाएगा। जब हम कास थीटा को हाफ करेंगे तो वर्क भी हाफ होगा। मतलब यह है कि वर्क का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और कास थीटा तीनों के साथ जो है वो लीनियर या डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर बी है, वर्क का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर या डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये बात आप लोग जान ले कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये मैंने उस टॉपिक में नहीं पढ़ाया था। आज आपको मैं बताऊंगा कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर मैं लिखूँ नॉट डिपेंड, वर्क किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम टाइम को ज़्यादा करें या कम करें वर्क वही होगा। मैं इसका जो है एक एग्जांपल से इनको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर लेट सपोज एक पर्सन है, उन्होंने जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 10 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी ने 1 मीटर का जो, चलो इसको थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ, 1 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी ने 1 मीटर का फासला कवर कर दिया, लेकिन उन्होंने टाइम लगाया है 1 सेकेंड। तो फिर इस केस में इस पर्सन ने वही 1 जूल वर्क किया हुआ है।
अब मिसाल के तौर पर एक और पर्सन है, वो भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है और 1 न्यूटन फोर्स की वजह से बाडी 1 मीटर का फासला कवर कर दिया, लेकिन उन्होंने अब टाइम लगाया 2 सेकेंड। लेकिन इस केस में भी वर्क जो है वो 1 जूल है। अब देखें, यहाँ पर टाइम जो है 1 सेकेंड है लेकिन वर्क 1 जूल है। यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड हुआ लेकिन वर्क वही 1 जूल है। इसका मतलब ये है कि वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ये बात आप जान लें कि वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता, वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो अब हाँ, ये जो फार्मूला है उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि वर्क का जो फार्मूला है वो तो एफ डी है, बिल्कुल वर्क का फार्मूला। तो यहाँ पर मैं फिर लिखता हूँ, वर्क का फार्मूला एफ और डी है। अब इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ की जगह पर एम ए इंटू डी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, अगर मैं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बात करूँ तो वर्क मास पर भी डिपेंड करता है और इसी तरह वर्क एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पर तो मैंने लिखा है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो वर्क मास पर भी डिपेंड करता है और वर्क जो है ये एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पर भी जो है वो डिपेंड करता है। ये इनडायरेक्टली बातें हैं, लेकिन कैसे करता है? जब हम मास को ज़्यादा करेंगे वर्क ज़्यादा होगा, मास को कम करेंगे तो फिर उस पर वर्क भी जो है वो कम होगा। इसी तरह जब हम एक्सेलरेशन को ज़्यादा करेंगे वर्क ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन को कम करेंगे तो वर्क कम होगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली बात, जनरली जो है एफ डी फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो अब जो है इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्क का लीनियर या डायरेक्टली रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है। तो अब हम आते हैं अगला एमसीक्यूज़ जो है उनको अब हम बेसिकली करते हैं। तो अगला जो एमसीक्यूज़ है उनको अब मैं जो है वो करूँगा। एमसीक्यूज़ नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 4 जो है उनकी तरफ अब मैं आता हूँ, उनको करता हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 4 ये है कि वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 180 डिग्री। एमसीक्यूज़ नंबर 4 का मतलब ये है कि वर्क किस एंगल पर मैक्सिमम है, क्या 0 पर मैक्सिमम है, 45 पर मैक्सिमम है, 90 पर मैक्सिमम है या 180 पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आप देख ले, इसका जवाब यहाँ से हमें मिलेगा। देखिए, कास थीटा, जिस एंगल पर कास थीटा मैक्सिमम होगा, तो जब कास थीटा मैक्सिमम होगा तो फिर वर्क भी मैक्सिमम होगा। अब 0 डिग्री पर कास थीटा मैक्सिमम होता है। 0 डिग्री पर जो है 0, जब थीटा 0 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों एलांग हो, तो फिर इस केस में जो है थीटा 0 डिग्री और थीटा 0 डिग्री, तो फिर इस केस में कास थीटा जो है वो मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, तो फिर वर्क भी जो है मैक्सिमम होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो फिर इस केस में जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा, यानी 0 डिग्री पर वर्क मैक्सिमम होगा। तो 4 नंबर पर जो एमसीक्यूज़ है उसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 5 को करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 ये है कि इफ़ अ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन विल बी, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, जब एंगल 90 डिग्री हो तो फिर वर्क कितना होगा, क्या वर्क पॉजिटिव होगा, क्या वर्क नेगेटिव होगा, मैक्सिमम होगा या फिर 0 होगा। देखिए, इसका जवाब भी यहाँ पर है। देखिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री पर कास थीटा होती है 0। जब कास थीटा होती है 0 तो फिर वर्क भी जो है 0 होगा। मतलब यह है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो फिर इस एंगल पर वर्क का 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर जो है होता है। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर दोनों के दरमियान जो वर्क होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है।
अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 6 में ये कहा गया है कि वर्क डन बाय फ्रैक्शन इज यूजुअली, फ्रैक्शन की वजह से कौन सा वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, जीरो होता है या इनफाइनाइट होता है। अब आपने ऑलरेडी 9th में चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स फ्रैक्शन में आपने पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन जो है ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट में लगता है। जब मोशन के अपोजिट में लगता है तो फिर एंगल जो है बनेगा, तो फिर एंगल 180 डिग्री बनेगा। जब यानी एंगल 180 डिग्री बनेगा और 180 डिग्री पर कास थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो जब कास थीटा की वैल्यू -1 होगी तो फिर इस पर जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात आप जान ले कि फ्रैक्शन की वजह से नेगेटिव वर्क होता है। मैं भी इन बात को दोहराता हूँ, फ्रैक्शन की वजह से नेगेटिव होता है। अब अगर वो आगे जाकर और भी एमसीक्यूज में कराऊंगा, फ्रैक्शन हो या एयर रेजिस्टेंस हो, यानी जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड फोर्स हो, या जो भी फोर्स मोशन के अपोजिट में लगे, जिस तरह के ब्रेकिंग फोर्स हो गया, तो ये सब के सब नेगेटिव वर्क करेगा। तो फ्रैक्शन की वजह से कौन सा वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है। एक और मिसाल एग्जाम्पल में मैं दूँ, जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देखिए बॉडी ऊपर की तरफ जाती है। जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। अब हम ग्रेविटी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर भी एंगल 180 डिग्री और काज 180 -1 यानी काज 180 डिग्री पर जो है काज थीटा नेगेटिव होती है। तो जब काज थीटा नेगेटिव होगा तो फिर वर्क भी नेगेटिव होगा। तो इस केस में ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन के दौरान भी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। खैर जितनी भी फ्रैक्शन है यूजुअली वो नेगेटिव वर्क जो है वो करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 6 एमसीक्यू नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो नेगेटिव वर्क वो सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 में ये कहा गया है कि वर्क कैरिंग ए स्कूल बैग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड इन्वॉल्व्स, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। एमसीक्यूज नंबर 7 में ये बोला गया है, चलो इनको मैं यहाँ पर ड्रा भी करता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है, यहाँ पर ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन के पास जो है वो ये एक स्कूल बैग है। ये स्कूल बैग जो है ये यहाँ पर उनके साथ एक स्कूल बैग है। तो ये स्कूल बैग जो है ये इनको इस तरफ पर बेसिकली ये हॉरिजॉन्टली जो है ले जाता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब यहाँ पर इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। तो इस एमसीक्यू नंबर 7 में ये बोला गया है कि ये जो पर्सन है ये इस बैग पर कौन सा वर्क करता है, क्या पॉजिटिव वर्क करता है, क्या नेगेटिव वर्क करता है, क्या ज़ीरो वर्क करता है, या क्या इनफाइनाइट वर्क करता है। तो ये ज़ीरो वर्क करता है, ये कोई वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब ये है क्योंकि ये फोर्स जो है फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री पर कास थीटा 0 होती है, और जब कास थीटा 0 होती है तो वर्क 0 होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इस बैग पर कोई वर्क, ये पर्सन इस बैग पर कोई वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स के एलांग जो इस फोर्स की डायरेक्शन में कोई फासला नहीं कवर कर रहा। अगर ये जो बैग है ये फोर्स की डायरेक्शन में फासला कवर करे तब ये वर्क होगा। इंशाल्लाह वर्क के लिए जो है मैंने बताया हुआ है, वर्क के लिए 3 कंडीशन है। एक वर्क के लिए फोर्स ज़रूरी है, दूसरा वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है, तीसरा वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री एंगल नहीं होनी चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, और 90 से कम भी हो सकता है। 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो वर्क के लिए 3 कंडीशन मैंने बताए थे। जाकर आप लोग वहाँ जाकर उन वीडियोस को देखें, फिर इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज जो है आपको समझ में आएगा।
तो इस वजह से ये जो पर्सन है ये इस बैग पर कोई वर्क नहीं कर रहा। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 8 में ये कहा गया है वर्क इज ए, ऑप्शन ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और ऑप्शन डी डायमेंशनल क्वांटिटी। तो इस यानी वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या फंडामेंटल है या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देखिए फंडामेंटल तो नहीं है क्योंकि ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी नहीं है क्योंकि उसका डायमेंशन होता है ml² t-2, ये इनका डायमेंशन है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी और डी ये तो गलत हो गए। अब दो ऑप्शन रह गए, स्केलर रह गया और वेक्टर रह गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है स्केलर क्वांटिटी ये सही है। अब कैसे सही है, उनके बहुत सारे रीज़न है, तो कुछ रीज़न मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला रीज़न ये है कि वर्क डॉट प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, और डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर ही होता है। डॉट प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी ही होता है, इस वजह से वर्क का स्केलर क्वांटिटी है। ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि वर्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तीसरा रीज़न ये है कि वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता। चौथा रीज़न ये है कि वर्क का जो है ये आम सा अलजब्रा को ओबे करता है। आम जो रियल नंबर वाला मैथमेटिक्स है वो ओबे करता है, 1 + 1 = 2। तो इसी तरह आम सा अलजब्रा को ओबे करता है। और पांचवा रीज़न ये है कि वर्क जो है ये डायरेक्शन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम डायरेक्शन को चेंज भी करें तो वर्क चेंज नहीं होगा, यानी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन मैथमेटिकल रीज़न ये है कि वर्क डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, और डॉट और स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा के लिए स्केलर ही होगा, इस वजह से वर्क का स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 9 में ये पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का एसआई यूनिट क्या है, वाट है, न्यूटन है, जूल है या पास्कल है। तो वर्क का एसआई यूनिट जो है वो जूल है, ऑप्शन नंबर सी जूल सही। अब जूल भी है, इसके अलावा 2 और यूनिट भी है। कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले आप लोग वर्क का फार्मूला लिख लीजिए, F1D cos थीटा यहाँ पर ना लिखे क्योंकि cos थीटा जस्ट एक नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब वर्क का बराबर आ जाएगा, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो एक यूनिट इसका ये हो गया न्यूटन और मीटर। अब न्यूटन की जगह पर हम ये भी पुट कर सकते हैं, न्यूटन की जगह पर हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, और इस मीटर को अपनी जगह पर लिख लीजिए। तो वर्क बराबर हो गया किलोग्राम, मीटर को मीटर के साथ ज़रब करें तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का एक यूनिट ये भी है, यानी एक न्यूटन मीटर है और दूसरा जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा यूनिट जो है वो जूल भी है। सो वर्क के 3 यूनिट है, एक को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर, दूसरे को बोलते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरे को हम बोलते हैं जूल। ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है, बराबर है, इसमें फ़र्क नहीं है। हाँ ये बात आप जान ले कि इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, और इसको भी हम बोलते हैं SI यूनिट, और इसको हम बोलते हैं इन टर्म ऑफ SI बेस यूनिट्स, क्योंकि उसमें सारे के सारे यूनिट बेस है, किलोग्राम बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है और सेकेंड बेस यूनिट है। सो इस वजह से इस एमसीक्यूज में जो ऑप्शन नंबर सी है जूल वो सही है, यानी वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 10 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू पॉजिटिव वर्क, यानी वो कौन सा चीज़ है जो पॉजिटिव वर्क को करता है। क्या फ्रैक्शन पॉजिटिव वर्क करता है, क्या जो है ग्रेविटी ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वर्क करता है, क्या ब्रेक फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है, क्या एयर रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव वर्क करता है।
तो फ्रिक्शन तो मैंने बताया कि ये मोशन के अपोजिट में लगता है। इसी तरह ब्रेकिंग फोर्स भी नीचे, और इस पर 2-3 एमसीक्यूज भी है, वो थोड़ी देर बाद में वो भी कराऊंगा। तो ब्रेक फोर्स जो है वो भी बॉडी को रोकता है, वेलोसिटी को कम करता है, स्पीड को कम करता है, मोमेंटम को कम करता है, डिसेलरेशन पैदा करता है, काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, बॉडी को रोकता है। तो जो बॉडी को रोकता है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, और एयर रेजिस्टेंस भी इसी तरह। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब लगा तो फिर उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री बन गई। जब एंगल 180 डिग्री बन गई, cos 180 से -1 आता है, यानी इस एंगल पर cos थीटा जो है वो नेगेटिव है। जब cos थीटा नेगेटिव है तो फिर वर्क भी नेगेटिव होगा। मतलब ये है कि फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से और ब्रेकिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क होता है। अब जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, लेकिन वो ये तो मैं प्रूव भी कराऊंगा कि क्यों सही है। जब बॉडी नीचे की तरफ आता है तो फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है। कैसे करता है मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बॉडी जो है सरफेस मैंने लिया, यहाँ पर मैंने एक बॉडी ऑफ मास m मैंने लिया। अब अर्थ इस बॉडी ऑफ मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये जो बॉडी है ये इसी डायरेक्शन में नीचे आ भी रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी है। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, दोनों जो है दोनों के दरमियान डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 है। जब एंगल 0 है तो फिर इस एंगल पर cos थीटा जो है वो पॉजिटिव है। जब cos थीटा पॉजिटिव भी है और मैक्सिमम भी है तो फिर इस केस में जो वर्क होगा, जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो फिर वर्क जो है, जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो फिर वर्क भी पॉजिटिव होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम तो फिर वर्क भी मैक्सिमम। तो इस वजह से इस केस में वर्क पॉजिटिव हुआ है। मतलब यह है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी या वेट, ये पॉजिटिव वर्क करता है। कैसे करता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर एमसीक्यूज नंबर 11 जो है उनकी तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 ये 11 ये है, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए सिर्फ फोर्स ऑनली, फोर्स पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट ऑनली, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और ऑप्शन सी एंगल ऑनली, सिर्फ एंगल पर डिपेंड करता है। और ऑप्शन डी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल। तो जाहिर सी बात है, इनको मैंने कई मरतबा बताया है कि फोर्स तीनों पर डिपेंड कर। यहाँ पर मैंने शुरू से मैंने लिखा भी है। देखिए इस फार्मूले को देखें, फोर्स वर्क बराबर है और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या एफ डी cos थीटा। तो इस फार्मूले में 3 चीज़ें हैं, एक फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है और तीसरा एंगल है। मतलब यह है कि वर्क फोर्स पर भी डिपेंड करता है, वर्क डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है और वर्क एंगल पर भी डिपेंड करता है। वर्क के लिए जो है वो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि वर्क के लिए फोर्स होना ज़रूरी है, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है और वर्क के लिए एंगल भी होना ज़रूरी, लेकिन 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल होना ज़रूरी है। 90 डिग्री पर वर्क नहीं होगा, 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन है वर्क के लिए। तो इस वजह से वर्क फोर्स पर भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, cos थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल, ये सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 जो है 12 जो है वो करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 ये है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या वर्क कर सकता है या नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा वर्क करता है, नेगेटिव करता है, पॉजिटिव करता है, 0 करता है या वेरिएबल करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से 0 वर्क होता है, कोई वर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए ये मैंने सर्कल ड्रा किया हुआ है। लेट सपोज ये एक बॉडी है, मास है, जो कि इस सर्कल में मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इस मास पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल, तो यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस मास के वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो डायरेक्शन को चेंज कर गया तो ये मास जो है वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल ये होगी, और तो यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हर पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री जो है वो बन रही है। तो जब एंगल 90 डिग्री है तो एंगल 90 डिग्री पर कास थीटा जो है वो ज़ीरो होता है। जब कास थीटा ज़ीरो होगा तो फिर वर्क जो है वो भी ज़ीरो होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पहला रीज़न ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल 90 डिग्री होता है, कास थीटा ज़ीरो हो जाती है। तो जब कास थीटा ज़ीरो हो जाती है, शुरू में मैंने आपको बताया कि जब कास थीटा ज़ीरो होगी तो फिर वर्क भी ज़ीरो होगा। लेकिन ये तो मैथमेटिकल रीज़न है। दूसरा रीज़न भी इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक और रीज़न भी यहाँ पर मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए इस केस में क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कोई फासला नहीं कवर कर रहा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्क के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल 90 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर जो फोर्स लगता है वो बॉडी फोर्स के एलांग, फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के कंपोनेंट के एलांग कोई फासला नहीं कवर कर रहा। और जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो फिर लाजमन बात है कि वर्क भी ज़ीरो होगा। इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा। तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज़ नंबर जो है एमसीक्यूज़ नंबर 13 को करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 13 को देख के एमसीक्यूज़ नंबर 13 ये है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो फिर वर्क कितना होगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी ज़ीरो और ऑप्शन डी इनफाइनाइट। यानी जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो क्या वर्क पॉजिटिव होगा, क्या वर्क नेगेटिव होगा, और क्या वर्क ज़ीरो होगा या क्या वर्क इनफाइनाइट होगा? तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो फिर वर्क जो है वो भी ज़ीरो होगा। ऑप्शन नंबर सी ज़ीरो वर्क सही है। बार बार मैंने बताया है कि जब फोर्स ज़ीरो होगा तब भी वर्क ज़ीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तब भी वर्क ज़ीरो होगा, जब कास थीटा ज़ीरो होगा तब भी वर्क ज़ीरो होगा। और कास थीटा 90 डिग्री पर होता है, यानी फोर्स जब ज़ीरो होगा तो वर्क ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तब भी वर्क ज़ीरो होगा, दोनों ज़ीरो होंगे तब भी वर्क ज़ीरो होगा, या जब एंगल 90 डिग्री होगा तब भी वर्क ज़ीरो होगा। तो मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर वर्क ज़ीरो होगा। ऑप्शन नंबर सी ज़ीरो वर्क का सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 14 ये है कि व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, वेरिएबल वर्क। ये बात तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है पॉजिटिव वर्क का। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री और ज़ीरो कास ज़ीरो से +1 आता है, यानी कास थीटा पॉजिटिव होती है। जब कास थीटा पॉजिटिव होती है तो फिर वर्क भी पॉजिटिव होता है। यानी जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी वेट पॉजिटिव वर्क करता है। एमसीक्यूज नंबर 15 को करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15 ये है कि ब्रेकिंग फोर्स कौन सा वर्क करता है? ब्रेकिंग फोर्स पॉजिटिव करता है, नेगेटिव करता है, ज़ीरो करता है या इनफाइनाइट करता है, नेगेटिव वर्क करता है? क्योंकि देखिए जब हम ब्रेक को लगाते हैं तो ये ब्रेकिंग फोर्स बॉडी को रोकता है। जब बॉडी को रोकता है, स्पीड को कम करता है, वेलोसिटी को कम करता है, मोमेंटम को कम करता है, काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, एनर्जी को कम करता है। तो देखिए यानी मोशन को कम करता है। और मोशन को कम करने का मतलब यह है कि ये फोर्स मोशन के अपोजिट के डायरेक्शन में लगा, तो इस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी के साथ
अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 डिग्री है, और कास 180 -1 यानी कास थीटा नेगेटिव होती है। जब कास थीटा नेगेटिव होती है तो फिर वर्क जो है ये नेगेटिव होगा। बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्क के प्रॉपर्टीज़ है कि जब डिसलरेटिंग फोर्स होगा बॉडी रुकेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, एनर्जी ये नेगेटिव वर्क में तो मैंने आपको बताए थे ना, जाकर वो वीडियो आप लाजमन देखे जो है नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, उनके प्रॉपर्टीज़ को देखें तो फिर आपको खुद पता चलेगा। सो ब्रेकिंग फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ज़ीरो वर्क। सॉरी, अब ऑप्शन नंबर बी जो है नेगेटिव वर्क वो सही है, नेगेटिव वर्क करता है। अच्छा, MCQ नंबर 16 को देखते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क मीन्स, यानी 1 जूल वर्क का मतलब ये है, ऑप्शन ए 1 न्यूटन फोर्स की वजह, 1 न्यूटन फोर्स लगा 1 सेकेंड के लिए, 1 न्यूटन फोर्स लगा और उन्होंने बॉडी को 1 मीटर जो है मूव करवाया। ऑप्शन सी 1 किलोग्राम बॉडी जो है रवाना हुआ, उन्होंने 1 मीटर पर सेकेंड का फासला किया। और ऑप्शन डी 1 वाट पर सेकेंड यूज्ड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अब कैसे सही है? देखिए, वर्क का फार्मूला होता है F/T। वर्क का ऐसा यूनिट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जूल है, तो यहाँ पर जूल लिखे, यहाँ पर न्यूटन लिखे और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मीटर लिखे। सो 1 जूल बराबर हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल का मतलब ये है कि जब हम किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और वो बॉडी 1 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी 1 मीटर का फासला कवर करे, यानी जब 1 न्यूटन फोर्स लगे और फिर वो बॉडी 1 मीटर का फासला कवर करे, तब हम ये कहेंगे कि पर्सन ने 1 जूल वर्क किया हुआ है, या इस फोर्स ने 1 जूल वर्क किया हुआ है, या बॉडी के ऊपर 1 जूल वर्क हुआ है, या इस केस के अंदर 1 जूल वर्क हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है जो वो सही है, 1 न्यूटन फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। अब आते हैं MCQ नंबर 17। MCQ नंबर 17 को अब हम करते हैं। MCQ नंबर 17 को देखें। MCQ नंबर 17 ये है कि विच स्टेटमेंट अबाउट वर्क इज़ करेक्ट, यानी वो कौन सा स्टेटमेंट है जो वर्क से रिलेटेड करेक्ट है। ऑप्शन ए वर्क इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑप्शन बी वर्क इज़ ऑलवेज नेगेटिव, वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। ऑप्शन सी वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, और वर्क वेक्टर है। वेक्टर तो नहीं है, ये तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हुआ। अब 3 ऑप्शन रह गए, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। देखिए यहाँ पर देखें, वर्क का फॉर्मूला है F.D या FD cos थीटा। अब ये तो फोर्स मैग्नीट्यूड है हमेशा के लिए पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये भी हमेशा के लिए पॉजिटिव, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है। जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो फिर वर्क भी पॉजिटिव होगा। इस तरह जब cos थीटा नेगेटिव होगा तो फिर वर्क भी नेगेटिव होगा। इस तरह जब cos थीटा 0 होगा तो फिर वर्क भी 0 होगा। अब जब एंगल 0 और 90 डिग्री के दरमियान हो तो फिर इस केस में cos थीटा पॉजिटिव तो फिर वर्क भी पॉजिटिव। जब एंगल 90 डिग्री हो तो फिर cos थीटा 0, और जब cos थीटा 0 तो फिर इस एंगल पर वर्क भी 0। जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री के बराबर 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 180 डिग्री के दरमियान हो तो फिर इस एंगल पर cos थीटा नेगेटिव। जब cos थीटा नेगेटिव तो फिर वर्क नेगेटिव। मतलब यह है कि cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जब cos थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 हो सकता है तो फिर इसका मतलब यह है कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये एंगल पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है, यानी एंगल की वजह से, cos थीटा की वजह से या एंगल की वजह से वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। MCQ नंबर
MCQ नंबर 18 को अब हम करते हैं। MCQ नंबर 18 ये है, द फार्मूला ऑफ वर्क इज, वर्क का क्या फार्मूला है? ऑप्शन नंबर ए W इज इक्वल टू एफ एस कास थीटा, ऑप्शन नंबर बी W इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एस। ये तो गलत हुआ क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो तकसीम नहीं है, ज़रब में है। तीसरा एफ एस साइन थीटा, ये भी गलत हुआ। एफ प्लस एस, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हुआ क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और दो मुख्तलिफ चीज़ें हम जमा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी जो है ये तो ऑलरेडी गलत हो गए। अब एफ एस कास थीटा या एफ एस साइन थीटा, इसका जो है वो जो इसका जो इस दो ऑप्शन को अब हमने, इनमें जो करेक्ट है वो अब हमने करना है। तो एफ एस कास थीटा ये सही है। वहाँ पर वीडियो जो वर्क से रिलेटेड मैंने पहला वीडियो किया था, डिफिनीशन और मीनिंग, उन डिफिनीशन में जाकर आप लोग देखें कि वर्क का फार्मूला कास थीटा यहाँ पर क्यों आता है। कास थीटा इस वजह से आता है, अच्छा ये कास थीटा फोर्स के साथ भी आ सकता है और ये कास थीटा डिस्प्लेसमेंट के साथ भी आ सकता है। लेकिन जब ये कास थीटा फोर्स के साथ है तो फिर वो जो बॉडी थी, जब हमने फोर्स लगाया तो फिर उस फोर्स के दो कंपोनेंट थे, एक्स कंपोनेंट यानी कास थीटा वाला कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट साइन थीटा वाला कंपोनेंट। वो जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट था ऊपर की तरफ जो लग रहा था साइन थीटा वाला कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन में कोई फासला नहीं हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था। लेकिन कास थीटा की वजह से अब बॉडी का कुछ फासला कर रहा था, इफेक्टिव कंपोनेंट था। इस वजह से वर्क के फार्मूले में हमने यहाँ पर कास थीटा लिखा हुआ है। हाँ, साइन थीटा भी अगर हम लिखे बेशक कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वर्क ज़ीरो आता है तो फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वर्क ज़ीरो आता है। हमने वो वाला कंपोनेंट लिखना है जो नॉन ज़ीरो हो, जो हमें फ़ायदा दे। तो साइन थीटा की वजह से वर्क ज़ीरो होता है तो फिर इस वजह से वो हम नहीं लिखते हैं। कास थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, उसकी वजह से बॉडी जाती है, उसकी वजह से मोशन होता है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी वजह से स्पीड होता है, उसकी वजह से वेलोसिटी होता है, उसकी वजह से मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। उसकी वजह से ज़रूरी बात यह है कि उसकी वजह से बॉडी मूव करता है, फासला कवर करता है और वर्क के लिए फासला ज़रूरी है। इस वजह से वर्क के फार्मूले में हम कास थीटा को यूज़ करते हैं। ओके, तो इस वजह से जो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है एफ एस कास थीटा, एफ डॉट एस कास थीटा, वो सही। नेगेटिव वर्क डिक्रीजेज, पहले आप लोग चलो यहाँ पर कुछ जगह है, यहाँ पर मैं करता हूँ। अब आते हैं MCQs नंबर 19 की तरफ। MCQs नंबर 19 का मतलब यह है कि नेगेटिव वर्क कम करता है। क्या कम करता है? एनर्जी को कम करता है, मास को कम करता है, वेलोसिटी को कम करता है, या वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज कम करता है, या डेंसिटी को कम करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है एनर्जी को कम करता है। देखिए नेगेटिव वर्क का मतलब ये है कि बॉडी पर डिसेलरेटिंग फोर्स लगा हुआ है, बॉडी डिसेलरेट हो गई है, बॉडी की स्पीड कम हो गई है, बॉडी की वेलोसिटी कम हो गई है, बॉडी की मोमेंटम कम हो गई है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, बॉडी की एनर्जी कम हो गई है, बॉडी से एनर्जी जो है बाहर आ गई है, बॉडी ने एनर्जी को लॉस किया हुआ है, बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी को लॉस किया हुआ है। तो बॉडी ने एनर्जी को लॉस किया हुआ है, बॉडी ने एनर्जी को लॉस किया हुआ जो कि हीट में अमूमन कन्वर्ट होती है। तो इसमें इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अच्छा, MCQ नंबर 20 को आप देखें। MCQ नंबर 20 ये है कि वर्क डन बाय इंजन ऑफ ए मूविंग कार इज जनरली, यानी इंजन कौन सा वर्क करता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और अनडिफ्लेक्टेड। तो इंजन जो है ये पॉजिटिव वर्क को करता है। देखिए इंजन की वजह से बॉडी आगे जाती है, इंजन की वजह से बॉडी मूव करता है, इंजन फोर्स की वजह से बॉडी आगे जाती है, मूव करती है। तो इंजन फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, मोशन होता है, सपोर्ट होता है, बॉडी को स्पीड मिलती है, बॉडी को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, बॉडी को मोमेंटम मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, बॉडी को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है। और ये सब किसके प्रॉपर्टीज़ है? पॉजिटिव वर्क के प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं कि इंजन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो, जब एंगल ज़ीरो तो फिर काज 0+1 यानी पॉजिटिव आती है। जब काज थीटा पॉजिटिव तो फिर वर्क भी पॉजिटिव होगा।
तो इस वजह से इंजन फोर्स की वजह से कौन सा वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। अब आते हैं MCQ नंबर 21। MCQ नंबर 21 ये है कि इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 180, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो तो फिर वर्क कितना होगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, 180 डिग्री पर cos थीटा -1 के बराबर है, यानी 180 डिग्री पर cos थीटा जो है वो 180 डिग्री पर cos थीटा नेगेटिव, जब cos थीटा नेगेटिव तो फिर वर्क भी नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब cos थीटा नेगेटिव होगा तो फिर वर्क भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 डिग्री एंगल हो तो फिर इस केस में वर्क नेगेटिव भी होगा, मैक्सिमम भी होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो वैल्यू घटती है, कम होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। MCQ नंबर 22 ये है कि विच क्वांटिटी हैज़ द सेम यूनिट एज वर्क, यानी वो कौन सी क्वांटिटी है कि जिसकी यूनिट वर्क के यूनिट के साथ सेम है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर और ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम। तो एनर्जी, वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट ये सेम होता है। वर्क का जो यूनिट है यहाँ पर, चलो मैं लिखूँ भी, वर्क का जो यूनिट है और साथ साथ एनर्जी का जो यूनिट है, दोनों का एनर्जी जो दोनों का SI यूनिट जूल होता है और दोनों का जो डायमेंशन होता है वो ML स्क्वायर और T-2 है। दोनों का यूनिट भी सेम है और दोनों का डायमेंशन भी सेम है। तो आप लोग मुझसे एक सवाल पूछोगे कि सर वर्क और एनर्जी तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो फिर यूनिट क्यों सेम है? यूनिट इस वजह से सेम है क्योंकि जितना वर्क होता है उतना एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है। अगर 1 जूल वर्क हुआ तो फिर 1 जूल एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो सेम वर्क के दौरान सेम वर्क जब होता है तो फिर सेम अमाउंट, जितना वर्क होता है उतना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो फिर इस वजह से दोनों के यूनिट सेम है, जूल। तो अब ये बात भी आप लोग जान ले कि वर्क और वर्क के जितने भी केस में है, पॉजिटिव नेगेटिव और इसी तरह जो है कांस्टेंट वेरिएबल जो भी वर्क है उसका यूनिट जूल होगा, या न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर किए हुए हैं, ये सेम होगा। इसी तरह जितने भी काइनेटिक एनर्जीज है, पोटेंशियल, जो भी एनर्जी है आगे जाकर मैं इंशाल्लाह इस पर बात भी करूँगा। तो जो भी एनर्जी है, सब एनर्जी का और सब वर्क का यूनिट एक होगा, वो होगा जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर। अच्छा, डायमेंशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो कि मैंने किया हुआ भी है, वर्क का डायमेंशन जो है, वर्क का डायमेंशन और इसी तरह एनर्जी का डायमेंशन और टार का जो डायमेंशन है, इन तीनों का डायमेंशन सेम है, जो कि mL²T-2 के बराबर होता है। सो इसका मतलब यह है कि वो क्वांटिटी जो कि वर्क के साथ उसकी यूनिट सेम है, वो एनर्जी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आप लोग इनको नोट करें ताकि मैं इनको पे रब करूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इनको नोट किया होगा। अब मैं जो है यहाँ पर इनको रब करता हूँ और इनको मैं साफ़ करता हूँ। 22 के बाद अब हम 23 नंबर पर जो MCQs है वो अब हम करेंगे। 23 नंबर पर MCQs को देखें। 23 नंबर पर MCQs ये है कि विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर मैकेनिकल वर्क। अच्छा देखिए, ये जो मैंने जो वर्क आपको डिफ़ाइन किया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट FD cos थीटा, ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसमें फोर्स का जिक्र है, तो फिर इस तरह के वर्क को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। एक और वर्क भी है जो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक में आप पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक वर्क।
जो कि पी डेल्टा वी के बराबर है। तो इस वर्क को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क जो है उनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन उनके लिए है हीट है, लाइट है, डिस्प्लेसमेंट है, साउंड है। नहीं, उनके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, वर्क के लिए फोर्स ज़रूरी है, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है वर्क के लिए। अब आते हैं 24 नंबर पर एमसीक्यूज। 24 नंबर पर एमसीक्यूज ये है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए बॉडी मूविंग अपवर्ड। अब बात आई मिसाल के तौर पर नेगेटिव, यानी जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो फिर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। कैसे करता है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है, ये एक बॉडी है। अब मैंने इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। जब मैं बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब यह है कि मोशन का डायरेक्शन ऊपर है, वेलासिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। और हमें पता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जिसको हम वेट भी बोलते हैं। तो इस केस में वर्क कितना होगा? इस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है। जब दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है तो काज 180 से -1 आता है, यानी इस एंगल पर कास थीटा नेगेटिव आती है। जब कास थीटा नेगेटिव आती है, जब कास नेगेटिव होगा तो फिर वर्क जो है वो भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव वर्क सही है। मतलब यह है कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो पॉजिटिव वर्क करता है। अब अगर बॉडी ऐसे जाती है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, तो फिर इस केस में जो है ज़ीरो वर्क करता है। मतलब ये है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी या वेट, ये पॉजिटिव भी वर्क भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, और ज़ीरो भी कर सकता है। एमसीक्यू नंबर 25 को करते हैं। एमसीक्यू नंबर 25 ये है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट वर्क डन। वो कौन सा फैक्टर है जो कि वर्क को इफ़ेक्ट नहीं करता? वो कौन सी चीज़ है जो वर्क को इफ़ेक्ट नहीं करता? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ऑप्शन नंबर बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ऑप्शन नंबर सी एंगल, और ऑप्शन नंबर डी कलर ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पर देखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करने से वर्क चेंज होगा, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज करने से वर्क चेंज होगा, का एंगल चेंज करने से कास थीटा चेंज होगी, और कास थीटा चेंज होने की वजह से वर्क भी चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की वजह से ही नहीं है, इफेक्ट होता है, बी भी नहीं है, और सी भी नहीं। कलर की वजह से वर्क चेंज नहीं होता। तो कलर को अगर हम चेंज भी करें वर्क चेंज नहीं होगा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी है कलर, और फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, तो वर्क की वजह से वर्क चेंज नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कलर ऑफ द बॉडी, ये सही है। एमसीक्यू नंबर 26 को देखें। एमसीक्यू नंबर 26 ये है कि वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क क्यों ज़ीरो होता है, जो कि थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है क्यों ज़ीरो होता है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, या क्योंकि कांस्टेंट होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क इस वजह से ज़ीरो होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों यूजुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एमसीक्यू नंबर 27 को देखें। एमसीक्यू नंबर 27 ये है कि इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर वर्क नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ज़ीरो होगा, अनडिफ्लेक्टेड। तो फिर वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, कास थीटा ज़ीरो है, और कास ज़ीरो से +1 आता है, कास थीटा पॉजिटिव आ गया। जब कास थीटा पॉजिटिव आ गया तो फिर वर्क भी पॉजिटिव आ गया।
इस वजह से पॉजिटिव वर्क का सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 28 की तरफ आते हैं। 28 नंबर पर एमसीक्यूज़ को देखें। 28 नंबर पर एमसीक्यूज़ ये है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल आपने बताना है। पुलिंग ए कार्ट पर नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल आपने बताना है। पुलिंग ए कार्ट फॉरवर्ड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ धकेलते हैं, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0 cos 0 1 cos थीटा पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, फॉलिंग स्टोन, जब ऊपर से नीचे की तरफ स्टोन आता है तो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0 है, cos 0 + 1 cos थीटा पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, फ्रैक्शन ऑन थ्रोइंग बॉल डाउनवर्ड, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो भी पॉजिटिव वर्क होता है। अब जब फ्रैक्शन एक बाल है जो कि आगे जाता है, अब इस बाल पर फ्रैक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस केस में थीटा 180 डिग्री, जब थीटा 180 cos 180 -1 cos थीटा नेगेटिव, जब cos यानी तो फिर वर्क भी नेगेटिव, यानी फ्रैक्शन की वजह से वर्क नेगेटिव होता है। तो इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, फ्रैक्शन ऑन ए बाल, ऑन ए मूविंग बाल। एमसीक्यू नंबर 30 को करते हैं। एमसीक्यू नंबर 30 ये है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैन बी जीरो व्हेन फोर्स इज लार्जर, डिस्प्लेसमेंट इज लार्जर, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, मोशन इज फास्ट। यानी वर्क जो है यानी वर्क डन कब ज़ीरो होगा। वर्क जो है 29 एमसीक्यूज नंबर को देखे। 29 एमसीक्यूज का मतलब है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैन बी ज़ीरो, यानी वर्क डन अप्लाइड फोर्स की वजह से कब ज़ीरो होता है, जब फोर्स ज़्यादा हो, जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो। देखिए परपेंडिकुलर का जिक्र फिर आया, यानी थीटा 90 डिग्री और थीटा जब 90 डिग्री cos 90 0 और cos 90 0 तो फिर cos थीटा 0, तो जब cos थीटा 0 तो फिर वर्क 0। देखिए जब फोर्स ज़्यादा हो, जब फोर्स ज़्यादा हो तो फिर वर्क भी ज़्यादा होगा, ज़ीरो नहीं होगा ज़्यादा होगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो वर्क भी मैक्सिमम होगा। ज़ीरो वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क तब ज़ीरो होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है। एमसीक्यूज नंबर 29 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 30 में ये पूछा गया है कि वर्क ट्रांसफर मैटर, हीट ऑनली, एनर्जी और वेलोसिटी। देखिए मैंने वर्क के प्रॉपर्टीज़ में आपको ये बताया था कि मिसाल के तौर पर जब हम वर्क करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं, तो पॉजिटिव वर्क करने के दौरान मैं फोर्स लगाता हूँ, तो मैं कुछ एनर्जी को लॉस करता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी को लॉस करता हूँ, वो एनर्जी उस बॉडी को मिल जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई या एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरह नेगेटिव वर्क के दौरान बॉडी एनर्जी लॉस करता है। मतलब ये है कि वर्क के दौरान एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। काइंडली वो उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को 100% कंसेप्ट समझ में आएगा, ये एमसीक्यू समझ में आएंगे। तो वर्क का एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। 31 नंबर पर एमसीक्यूज को देखे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटीज, डायरेक्शन, वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड ऑनली, देखें नॉट। जैसे कि स्केलर का तो डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर का अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज़, अबाउट स्केलर, अबाउट वर्क, तो वर्क के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी। दे हैव डायरेक्शन, दे ओबे वेक्टर एडिशन, दे हैव मैग्नीट्यूड ऑनली, दे कैन नॉट बी मेजर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। देखिए वर्क का डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन का वर्क के साथ कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। वर्क को हम मेजर भी कर सकते हैं, और वर्क वेक्टर अलजबरा नहीं, रियल नंबर वाला अलजबरा, आम अलजबरा, आम रूल्स जो हम जिसकी वजह से हम रियल नंबर को जमा करते हैं वो ओबे करता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 32 को देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 32 ये है कि
work done is directly proportion to force and displacement cos theta all of these तो all of these ऊपर में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। वर्क जब हम फोर्स को ज़्यादा करेंगे वर्क ज़्यादा होगा, लीनियर रिलेशनशिप फोर्स के साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ भी वर्क का लीनियर रिलेशनशिप है, और इसी तरह cos थीटा के साथ भी वर्क के साथ लीनियर रिलेशनशिप में है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। एमसीक्यूज नंबर 34 को देखे, एमसीक्यूज नंबर 33 को देखे, 33 नंबर पर एमसीक्यूज ये है कि ए बोट मूविंग विथ वाटर करंट एक्सपीरियंस वाटर फोर्स डूइंग। वाटर फोर्स की वजह से कौन सा वर्क होता है? देखिए वाटर फोर्स की वजह से, क्योंकि जब पानी उसमें आगे जाती है तो वाटर फोर्स उस पानी को पीछे की तरफ जो है वो धकेल। हाँ, अगर मैं वो पानी जो इस तरफ पर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाए तो फिर तो नेगेटिव वर्क होगा। जब हम वो पानी जो इसको आगे की तरफ धकेलते हैं, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी उसको पर रिएक्शन फोर्स लगाता है, किश्ती एक्शन करता है तो पानी रिएक्शन करता है, नेगेटिव वर्क होता है। तो नेगेटिव वर्क जो है इसमें जो 33 है वो नेगेटिव वर्क जो है ऑप्शन नंबर बी वो सही है। एमसीक्यूज नंबर 35 को देखे, 34 को देखे, सॉरी, एमसीक्यूज नंबर 34 को देखे। 34 नंबर पर एमसीक्यूज ये है कि विच क्वांटिटी इज़ नॉट नीडेड टू कैलकुलेट वर्क। वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी एंगल और ऑप्शन डी डेंसिटी। तो फोर्स को मालूम करने के लिए, वर्क को मालूम करने के लिए, देखिए वर्क को मालूम करने के लिए फोर्स को ज़रूरी है और डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना भी ज़रूरी है और एंगल को मालूम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तीनों हमारे साथ मौजूद होंगे तो हम यहाँ पर उनको पुट करेंगे, ज़रब कर लेंगे और हमारे साथ वर्क आ जाएगा। मतलब यह है कि डेंसिटी को जो है मालूम करना ज़रूरी नहीं है वर्क के लिए। तो इस वजह से 35 नंबर पर जो है 34 नंबर, हाँ बिल्कुल 34 नंबर पर जो एमसीक्यूज है उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, डेंसिटी। एमसीक्यू नंबर 35 को देखे, 35 ये है कि द वर्क डन बाय फ्रैक्शन ऑलवेज एक्ट्स। फ्रैक्शन की वजह से वर्क मोशन अपोजिट मोशन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो एमसीक्यूज नंबर 35 में ऑप्शन नंबर बी जो है अपोजिट मोशन ये सही है। एमसीक्यूज नंबर 36 को देखे, इन लिफ्टिंग ए बॉडी अपवर्ड, जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो अप्लाइड फोर्स कौन सा वर्क करता है? देखिए अप्लाइड फोर्स बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रही है, जब बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रही है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पैरेलल, थीटा 0 cos 0 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा पॉजिटिव, तो फिर वर्क पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह जो है अच्छा, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ है, मैं ज़रा जल्दी में कर लेता हूँ। अगला एमसीक्यूज़ ये है 37 नंबर पर एमसीक्यूज़ ये है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज़। 37 नंबर पर एमसीक्यूज़ ये है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने किया हुआ भी है। वर्क का डायमेंशन जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए ml² और t-2 ये वर्क का डायमेंशन है। ml² ये l है, ml² और t-2 ये जो है t है। चलो मैं इनको सही करता हूँ, t-2 ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन है। तो इसी तरह अगला एमसीक्यूज़ को पहले आप लोग इनको नोट करें ताकि मैं इनको रब करूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा। एमसीक्यूज़ तो और भी बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ है कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन एमसीक्यू से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।